बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हीना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ सिंटेक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 21 पार्शियल फ्रैक्शन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 21.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किए वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां से क्लिक करके भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 21.3 क्वेश्चन नंबर 3। जी, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं हमारे पास पहला काम क्वेश्चन उतारने के बाद जो आप चेक क्या करें वो ये क्या करें कि यहाँ पर न्यूमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्या है और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्या है। तो आप देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर में हाईएस्ट पावर हमारी वेरिएबल की क्यूब है, x की पावर 3 है, जबकि डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर अगर हम मल्टीप्लाई करें इन दोनों x को, चूंकि दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी x की पावर 4। इसका मतलब न्यूमिनेटर में हाईएस्ट पावर लेसर है जबकि डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ग्रेटर है। इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन तो है। ठीक है, ये बात तो हमने कंफर्म कर ली। इसके अलावा देखिए डिनोमिनेटर में फैक्टर की फॉर्म भी दी हुई है, हमें इसको मजीद फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है। और ये कौन सा फैक्टर है? नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। ये वाली जो ब्रैकेट है ये शो कर रही है कि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और इरिड्यूसिबल है, इसको हम मजीद रिड्यूस नहीं कर सकते, मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो लिहाजा इसको हम सॉल्व करेंगे केस नंबर 3 में। अच्छा, अब जरा देखिएगा क्लास, अब हमें इसको सपोज किस तरीके से करना है। सबसे पहले लेट की हेडिंग डालते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। जी, अब देखते जाइए इसको सपोज हमने कैसे करना है। जी, तो क्लास देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मेरा एक्स स्क्वायर। आपको याद होगा 21.2 में कुछ इसी तरह की चीज़ें हम लोगों ने की हैं कि जितनी एक्स की पावर होती थी, ठीक है ना, होल पावर इसकी एक्स की क्या लगी हुई है स्क्वायर, तो जितनी इसकी पावर होती थी उतने ही टाइम्स हम कांस्टेंट को यहाँ पर सपोज कर लिया करते थे। ऐसे ही होता था ना। सेम न्यूज चैनल थी कि आप कहाँ पर आ गए हैं, हम इक्वेशन एक्सरसाइज 21.2 की तरफ आ गए हैं, हम जो हमने की थी नॉन रिपीटेड सॉरी रिपीटेड लीनियर फैक्टर जो हमने किए थे ना। रिपीटेड लीनियर फैक्टर में हम इसको 2 टाइम्स सपोज करते थे, पहले एक्स के लिए और फिर एक्स स्क्वायर के लिए। तो सेम उसी तरीके से हम सपोजिशन करेंगे। पहले हम सपोज करेंगे ए वन के नीचे पहले हम लिखेंगे एक्स को, ठीक है, उसके बाद फिर आ जाएगा A2। जी, एक्स सपोज हो चुका है, एक्स के बाद इसकी पावर 1 है, तो अब नीचे एक्स की पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब 2 से ग्रेटर तो नहीं है ना पावर, तो यहीं पर अब हम स्टॉप हो जाएंगे। ये हमने इस एक्स के लिए 2 कांस्टेंट को यहाँ पर सपोज कर लिया। अब आ जाते हैं हम इस नेक्स्ट ब्रैकेट की तरफ। इसकी सपोजिशन बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कि हमने लास्ट प्रीवियस 2 पार्ट्स में किया। 2 क्वेश्चन जो अभी हमने लास्ट किए थे, सेम उसी तरह से इसको सपोज करेंगे। यहाँ एक्स की पावर स्क्वायर है, तो अब हम इसके लिए 2 कांस्टेंट को एक साथ सपोज करेंगे, यानी कि A1 और A2 हम सपोज कर चुके हैं। 2 कांस्टेंट एक साथ कौन से हो जाएंगे? आप एक A3 हो जाएगा प्लस दूसरा A4 हो जाएगा, अपॉन में कौन सी ब्रैकेट आ जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 5। जी, और इसके अलावा क्या काम किया था हमने, याद होगा लास्ट के 2 क्वेश्चन में हमने इसके अलावा एक काम और भी किया था। वो ये किया था, मैंने आपसे कहा था कि जो फर्स्ट कांस्टेंट होता है उसके साथ हम एक्स भी लगाते हैं। यहाँ पर एक्स भी आ जाएगा, ठीक है। अब हम नाम दे देंगे इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का। ये मेरे पास आ चुकी है इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। तो ले लेते हैं एलसीएम।
ये हमने एलसीएम ले लिया जी। यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा? जी, तो देखिए यहाँ पर ये भी x है, ये भी x है, दोनों वेरिएबल सेम है, बट इसकी पावर स्क्वायर है, इसकी पावर 1 है। एलसीएम में आपको मैंने बताया था एक्सरसाइज 21.2 पर आ जाइए, अपने माइंड को वहां लेकर जाइए। 21.2 में हमने इस तरह की एलसीएम लिए थे, जहां मैंने आपसे कहा था एलसीएम हमेशा हाईएस्ट पावर का आता है, लोएस्ट पावर का एलसीएम कभी नहीं आता। तो इन दोनों में हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, तो हम एलसीएम में क्या लेंगे? एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जो नेक्स्ट हम लेंगे वो लेंगे ये वाली पूरी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो क्लास एक दूसरा ऑप्शन आपको ये भी दे रही हूँ, ये तो एक समझाने का तरीका था कि एलसीएम हम कैसे लेते हैं। अगर किसी को यहाँ भी मुश्किल हो रही है एलसीएम लेने में, नहीं समझ आ रहा कि क्या लें, यहाँ तो लिखा हुआ है ना, ये डिनोमिनेटर में आपको नजर आ रहा है, सेम इसी को कॉपी कर दिया करें, इसी को कॉपी कर देंगे, वही एलसीएम आता है जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक शॉर्ट वे है, लेकिन देखिए ना, एक चीज है आपको आनी भी चाहिए कि एलसीएम लेने का तरीका क्या होता है, ये भी तो आना चाहिए ना। सिर्फ कॉपी करना मकसद नहीं होता मैथ्स में, हमें उसको समझना भी होता है कि ये एलसीएम अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हमने इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है a1 से। तो देखिए यहाँ पर एक x लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर कितने x है? 2x है। तो एक x से एक x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग यहाँ पर 1x होगा, क्योंकि एलसीएम में मेरे पास 2x लिखे हुए, यहाँ से सिर्फ एक x कैंसिल हुआ है, एक x यहाँ पर अभी भी क्या है? रिमेनिंग है। तो जो रिमेनिंग है वो किससे मल्टीप्लाई होगा? इसके न्यूमिनेटर यानी कि a1 से। तो एक x को तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और साथ में लिखी हुई ये वाली ब्रैकेट, ये भी तो यहाँ मौजूद नहीं है ना a1 के नीचे, भाई कैंसिल तो सिर्फ x हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 थोड़ी हुआ। तो ये भी a1 के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। इसके बाद आ जाते हैं a2 की तरफ जी। तो a2 में देखिएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, रिमेनिंग मेरे पास ये ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये a2 से क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। a2 से क्या हो गई? मल्टीप्लाई हो गई। अब आ जाते हैं आप लास्ट टर्म अपनी a3 a4 की तरफ जी। a3 a4 ये किससे मल्टीप्लाई होगा भाई? ये पूरी ब्रैकेट, इसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना क्लास। तो अब हम क्या करें? एक्स स्क्वायर प्लस 5 से एक्स स्क्वायर प्लस 5 को क्या कर देंगे? हम कैंसिल कर देंगे। तो कर देते हैं कैंसिल, ये हमने कैंसिल कर दिया अपने माइंड में। अब यहाँ रिमेनिंग क्या होगा? मेरे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर इस पूरी ब्रैकेट यानी इसके न्यूमिनेटर से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। अब दूसरा स्टेप मेरा क्या होता है? ये देखिए यहाँ पर सेम है वैल्यू, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाने के बाद मल्टीप्लाई होगा, तो जाहिर है ये मल्टीप्लाई होगा तो इधर आ जाएगा, और ये डिनोमिनेटर डिवाइड में लिखा हुआ है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो वह स्टेप हम नहीं करते, हम डायरेक्टली इनको कैंसिल कर देते हैं। ये लीजिए, ये कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए। अब मेरे पास यहाँ क्या बचेगा? 15 प्लस 5x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। यहां पर अब मेरे पास होगा a1 एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 और यहां पर होगा a3x प्लस a4 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर।
क्लास अब हम ये जो इक्वेशन मेरे पास आई है इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। मेरे पास इक्वेशन 2 आ चुकी है। तो क्लास अब हमें देखिए कांस्टेंट फाइंड करने हैं a1, a2, a3 एंड a4। तो इसके लिए सबसे पहले तो देखिए अभी हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम ये देख सकते हैं क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि किसी ब्रैकेट को जीरो बनाने के बाद कोई कांस्टेंट हमें मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इन दो को देखें, इन दो टर्म्स को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 दोनों में कॉमन तो है, बेशक कॉमन है, लेकिन हम जीरो नहीं बना सकते इसलिए क्योंकि अगर मैं यहाँ पर -5 रखती हूँ, यहाँ भी -5 हो जाएगा, लेकिन -5 रखने पर x की वैल्यू -5 रखने पर भी ये जीरो नहीं होगी ब्रैकेट। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर मैंने यहाँ -5 रख भी दिया तो ये जो पावर इवन है ना वो उसको क्या बना देगी, प्लस बना देगी, और जब वो +5 हो जाएगा तो ये कैंसिल नहीं होंगे, कैंसिल नहीं होंगे तो ये ब्रैकेट जीरो भी नहीं बनेगी, जीरो नहीं बनेगी तो a1 कैसे रिमूव होगा, हो ही नहीं सकता। सेम यही काम यहाँ भी होगा, ये भी जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। तो इन दोनों से तो हमें अभी छुटकारा नामुमकिन है, नहीं हो सकता। अब कोई और प्लानिंग करते हैं किसी ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए। तो देखें अब हम ये कर सकते हैं कि अगर मैं x की प्लेस पे यहाँ जीरो लगा दूं, तमाम जहां जहां x लिखा है वहां जीरो लगा दूं, उससे होगा क्या कि ये जीरो जब होगा तो ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो इस पूरी टर्म को क्या कर देगा, जीरो बना देगा। इसी तरह से यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ जीरो आएगा तो ये जीरो जब बनेगा तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑफकोर्स जीरो होगा। इस जीरो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो इसको जीरो कर देगा, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों हो जाएंगे जीरो, खत्म हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगे। सिर्फ क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा, ये जीरो नहीं होगा क्योंकि एक्स की प्लेस में जब हम जीरो को पुट करेंगे तो जाहिर है जीरो में जब हम +5 करेंगे तो जाहिर है कि जीरो में जब कोई चीज प्लस या माइनस होती है तो जीरो उस वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो लिहाजा ये जीरो नहीं होगा। इजीली हम a2 फाइंड कर लेंगे क्योंकि ये तो जीरो हो चुका होगा, ये भी जीरो हो चुकी होगी टर्म, तो मेरे पास रिमेनिंग सिर्फ a2 रह जाएगा और इजीली हम a2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो अभी हम फाइंड करने जा रहे हैं a2। a2 फाइंड करने के लिए मैं x की क्या वैल्यू रखूंगी, 0। तो लिख लेते हैं टू फाइंड a2 पुट x इज इक्वल टू 0, किस इक्वेशन में रख रहे हैं, इक्वेशन 2 में रख रहे हैं। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, दोनों तरफ रख रहे हैं तो लिख लीजिएगा ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम 0 रख देंगे x की वैल्यू को। तो जहां जहां x है वहां मैं क्या रखने जा रही हूं, 0। तो लिख लेते हैं फिर हम यहाँ पर 15 प्लस 5 0 यहाँ पर रखा x की जगह पे। इसी तरह से यहाँ भी 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर। फिर आगे लिखा हुआ है -4, यहाँ भी 0 आ जाएगा, होल पावर क्यूब। आगे देखें जहाँ जहाँ x है वहाँ सब जगह मैं 0 पुट कर देती हूँ। यहाँ 0 आ गया, इसका 0 हो गया, होल पावर स्क्वायर है, ठीक है। चलो यहाँ पर एक छोटी सी ब्रैकेट लगा लेते हैं, 0 के ऊपर स्क्वायर है पावर। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर a2 है, अगेन x की प्लेस में मैंने क्या रखा, 0 रखा, और होल पावर इसकी स्क्वायर लगी हुई है +5। तो क्लास देखिए अब यहाँ दो ब्रैकेट आ रही है, तो बेहतर है कि हम यहाँ इसको कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि ब्रैकेट वाजे हो। यहाँ भी कर्ली ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक है ना। जब भी कभी इस तरह से दो ब्रैकेट आ जाए करें तो कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किया करें ताकि दोनों ब्रैकेट आपके सामने वाजे हो जाएं। उसके बाद यहाँ देखिएगा आगे लिखा हुआ है, यहाँ भी कर्ली ब्रैकेट कर लेते हैं हम, a3, और x की प्लेस में हम रख देते हैं 0 प्लस a4, यहाँ भी x की प्लेस में हम रख देते हैं 0 और इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, ठीक है जी। तो क्लास जहां जहां भी x था वहां आपके सामने मैं क्या पुट कर चुकी हूँ, 0। तो अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पर ये हो जाएगा 15, और ये देखें 5 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से 0 का स्क्वायर भी क्या होता है, 0 होता है, और 0 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0।
जीरो का क्यूब भी क्या होगा, जीरो होगा। जीरो जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। यहां देखें ये जीरो है, ये जीरो इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको क्या बना रहा है, जीरो बना रहा है। इसी तरह से A1 भी तो इसी से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस जीरो के साथ जितने भी टर्म्स, जितने भी नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे उन सबको क्या कर देगा, ये जीरो कर देगा। इसका मतलब ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई, जीरो हो गई। यहाँ पर जीरो आ गया। इसी तरह से यहां देखिएगा A2 हो गया, और यहां देखिएगा ये जीरो का स्क्वायर क्या होगा, जीरो होगा ना भाई, जीरो का स्क्वायर भी जीरो ही होता है। और जीरो में जब हम +5 को लिखेंगे, ये लीजिए जीरो में मैंने +5 को लिखा, तो जाहिर है जीरो में +5 लिखें या -5 लिखें, क्या जीरो किसी वैल्यू पे कोई इफेक्ट डालता है, नहीं डालता, वही वैल्यू दोबारा उठकर आ जाती है। यहाँ देखिएगा ये जीरो का स्क्वायर बाहर आपको नजर आ रहा है, तो अगर हम जीरो का स्क्वायर लेते हैं तो क्या आता है, जीरो ही आएगा। और जीरो इस पूरी ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस पूरी टर्म को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो यहां पर जीरो हो गया, ठीक है। तो जितने जीरो है इन सबको हटा दे, इनका कोई फायदा नहीं है, जीरो प्लस हो माइनस हो कोई फायदा नहीं है, जीरो को आप हटा दीजिए। यहां पर अब सिर्फ रह गया 15, यहां से भी जीरो हटाया हमने, सिर्फ क्या रह गया A2, और जीरो में +5 करेंगे तो क्या रह जाएगा, सिर्फ 5 रह जाएगा ना। तो 5 को मैं A2 के बाद में लिखने के बजाय पहले लिख देती हूँ, ये लीजिए पहले लिख दिया। और आगे जीरो लिखा हुआ है तो जीरो लिखने की जरूरत है ही नहीं, जीरो क्यों लिखे हम। उसके बाद देखिए A2 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 15 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये लीजिए मैंने 15 से इसको यहाँ पर डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर मेरा क्या रह गया, सिर्फ A2, और यहाँ पर मैं इजीली कैंसिल कर सकती हूँ ना, 5 1 5 और 5 3 15। A2 की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, A2 किसके इक्वल आ गया, 3 के। जी तो क्लास A2 हमारे सामने आ चुका है, अभी अभी हमने फाइंड किया A2, ठीक है। अब हम इसके बाकी के कांस्टेंट फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम बाकी के कांस्टेंट फाइंड करने लगते हैं तो अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम किसी भी ब्रैकेट को जीरो बनाएं, ये दोनों ब्रैकेट तो जीरो हो ही नहीं सकती। जब ये जीरो नहीं हो सकती तो फिर A2 यहाँ से कैसे फाइंड होगा। इसके अलावा ऑलरेडी यहाँ पर हम जीरो रख के A3 को निकाल चुके हैं, तो अब किसी भी वैल्यू को किसी भी ब्रैकेट को जब जीरो बनाना पॉसिबल नहीं है तो फिर हम ये करते हैं कि तमाम ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम, ये हो जाएगा 15 + 5x + 5x² माइनस 4x³। ये देखें जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे A1x x² से, तो यहाँ पर हो जाएगा x से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर x³ हो जाएगी, ये हो जाएगा A1 x³। A1x जब मल्टीप्लाई होगा 5 से तो ये हो जाएगा 5 पहले आ जाएगा और A1x आ जाएगा बाद में, ठीक है। इसी तरह यहाँ देखिएगा A2 जब मल्टीप्लाई होगा x² से तो ये हो जाएगा A2x²। A2 जब मल्टीप्लाई होगा 5 से तो प्लस 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 हो जाएगा और 5 आ जाएगा पहले, A2 आ जाएगा बाद में। हमेशा याद रखिएगा नंबर को हम पहले लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये x² देखें ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये x² जब मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट से तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, ये तो रहेगा A3 और x² जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये x³ हो जाएगा। इसी तरह x² जब A4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये A4 x² हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। लाइक टर्म से मुराद ऐसी टर्म्स जिनके वेरिएबल सेम हैं, जैसे x³ को x³ के साथ लिख लेते हैं, x² को x² के पास लिख लेते हैं, x को x के पास लिख लेते हैं और कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास लिख लेते हैं। दीज आर लाइक टर्म्स। तो अब हम ऐसा ही करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे।
जी। तो पहले मेरे पास लिखा हुआ है वेरिएबल एक्स क्यूब, तो अब देखते हैं दूसरा एक्स क्यूब कौन सा है। जी, ये देख सकते हैं आप, ये एक्स क्यूब है, तो हम इसको एक्स क्यूब के पास लिख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक्स क्यूब को एक साथ लिखा। अब हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म को देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म में पहले मेरे पास है a2 एक्स स्क्वायर, फिर दूसरा है a4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम x वाली टर्म को साथ लिख लेते हैं। तो x वाली टर्म यहाँ पर सिर्फ एक ही है और मुझे यहाँ पर कोई x वाली टर्म मौजूद नजर नहीं आ रही है, तो अब हम सिर्फ इसको कॉपी कर लेते हैं। प्लस 5a1x, ठीक है। और अब जबकि एक्स क्यूब भी हो चुकी है, एक्स स्क्वायर भी हो चुकी है, एक्स भी हो चुकी है, अब बचे सिर्फ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कौन कौन से होंगे मेरे? एक तो ये होगा जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, दीज आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। प्लस 5a² सॉरी a2। अब देखिए और कोई कांस्टेंट है यहाँ पर? 5a2 के अलावा कोई और कांस्टेंट है? नहीं, और कोई कांस्टेंट यहाँ पर नहीं है। अच्छा क्लास, यहाँ पर आप इनको गिनकर भी चेक कर सकते हैं कि आपने सारी टर्म कॉपी करी है, सारी टर्म उतारी है। तो हम इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कोई भी टर्म मिस नहीं हुई है। ठीक है, इस तरह से काउंट भी कर लिया करें। अब हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। एक्स क्यूब इसके पास भी है, एक्स क्यूब इसके पास भी है, दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं एक्स क्यूब को। जी, यहां पर एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ a1 प्लस a3। यहां से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, a2 प्लस a4। अच्छा, इसके पास तो सिर्फ एक ही टर्म है x, इसको हम जस्ट कॉपी कर लेते हैं, 5a1x प्लस 5a2। ठीक है, तो क्लास अब हम इसको इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का। दिस इज इक्वेशन 3। ठीक है, 1 और 2 तो हम बोल चुके हैं ना, ये इक्वेशन 3 है। जी, तो क्लास a2 हम फाइंड कर चुके हैं, अभी लास्ट आपने देखा a2 फाइंड किया हमने। अब हम इसके बाकी के कांस्टेंट फाइंड कर लेते हैं, a1 a2 एंड सॉरी a2 फाइंड कर चुके हैं, a1 a3 एंड a4। ठीक है, ये फाइंड कर लेते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर सारी जो टर्म है मेरे सामने है, एक्स क्यूब की भी, एक्स स्क्वायर की भी, एक्स की भी और कांस्टेंट की भी। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि a2 जो हमने फाइंड किया है, किस ब्रैकेट पे a2 आ रहा है, ताकि हम इजीली जो है दूसरे वैल्यू को भी जो है वो फाइंड कर सकें। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ, इसको इक्वेट करती हूँ, इस वाली टर्म को एक्स क्यूब को, तो यहाँ देखिए a1 a3 है ना, मुझे a1 पता ना a3 पता, तो इसको हम इक्वेट नहीं करेंगे। हम ऐसी टर्म को इक्वेट करेंगे जहां पर a2 आ रहा हो। अब देखें यहाँ पर अगर मैं इसको इक्वेट करती हूँ तो यहाँ a2 आ रहा है, इजीली मैं यहाँ पर a2 की वैल्यू को रखूंगी और मुझे क्या मिल जाएगा, a4 मिल जाएगा। तो मैं इक्वेट कर लेती हूँ लाइक टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ताकि मुझे a4 मिल जाए। अच्छा, आप इसको भी इक्वेट कर सकते हैं क्लास, यहाँ पर भी a2 मौजूद है, a2 की वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे तो आपको a1 मिल जाएगा। बात एक ही है, चाहे तो आप पहले इसको इक्वेट कर ले, चाहे तो आप पहले इसको इक्वेट कर ले, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में a2 मौजूद है। a2 के प्लेस में आप वैल्यू को रखेंगे तो आपको दूसरा कांस्टेंट मिल जाएगा। यहाँ पर मैं पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म को इक्वेट करने जा रही हूं, तो हम लिख देते हैं इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ किस टर्म को, एक्स स्क्वायर को, लाइक टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर। कौन सी इक्वेशन में से कर रही हूँ इक्वेट, इक्वेशन 3 से, तो यहां लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है,
अब यहाँ देखिएगा लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, ये रही। सिर्फ हमने कौन सी टर्म उठानी है, एक्स स्क्वायर वाली। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म मेरे पास है 5x², और यहां पर एक्स स्क्वायर की टर्म ये रही, ब्रैकेट में लिखा हुआ है a2 प्लस a4। ठीक है, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ कौन सी टर्म उठाई है, एक्स स्क्वायर वाली। अब देखें यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल होता है ये बात पता है आपको, यहाँ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ लेके जाऊंगी तो डिवाइड होगा और दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मैंने डायरेक्टली कैंसिल कर दिया। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है 5 और यहाँ मेरे पास है a2 प्लस a4। a2 के प्लेस में मैं वैल्यू को पुट कर सकती हूँ, a2 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, तो मैं a2 के प्लेस में क्या लिख सकती हूँ, 3। a2 की जगह हम लिख रहे हैं 3 और a4 को हम कॉपी कर देंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पर a2 की वैल्यू यहाँ पर डाली है, तो साइड पे आप चाहें तो छोटा सा रेफरेंस दे दें, मर्जी यही है, रेफरेंस अगर आप नहीं भी देंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है आपने चूंकि एक वैल्यू को डाला है इधर, तो साइड पे बता दें रेफरेंस के तौर पर कि जी a2 की वैल्यू ये थी, लिहाजा यहाँ पर हमने a2 की वैल्यू की जगह पे उसकी वैल्यू को रखा और a4 को फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि क्योंकि a2 इक्वल है 3 के, तो लिहाजा हमने a2 की जगह पे 3 डाल दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखें यहाँ पर 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, a4 से प्लस हो रहा है, इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा। ये देखें जी माइनस हो गया। अब इधर क्या रहेगा मेरे पास, सिर्फ a4, तो 5 प्लस का 3 माइनस का, 5 में से 3 को माइनस करेंगे क्या बचेगा, 2 बचेगा, और किस में से बचेगा, प्लस में से, तो साइन यहाँ पर प्लस का आ जाएगा। अब मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, a4 को लेफ्ट पे लिख लूँ और यहाँ जो मेरे पास बचेगा जो लेफ्ट पे आएगा उसे मैं लिख लेती हूँ राइट पर, 2 बचेगा ना, 2 यहाँ पर लिख लेती हूँ। तो a4 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2 आ गई। देख सकते हैं a2 भी मेरे पास आ चुका है और a4 भी मेरे पास आ चुका है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, a1 और a3। तो अब हम अपनी इक्वेशन 3 को देखते हैं, किसको हम इक्वेट करेंगे तो मुझे इजीली a1 और a3 फाइंड हो जाएगा। तो देखिए क्लास, यहाँ पर मेरे पास एक टर्म है x³ की। अगर मैं x³ की टर्म को इक्वेट करती हूँ तो यहाँ पर देखिएगा 2 मेरे पास कांस्टेंट लिखे हुए a1 एंड a3। तो a1 और a3 दोनों ही मुझे फाइंड करने हैं, ना मुझे a1 मालूम ना मुझे a3 मालूम, तो हम इसको तो इक्वेट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही अननोन है। ठीक है, a1 भी मुझे नहीं पता, a3 भी नहीं पता, तो मैं किसकी वैल्यू को रख के एक कांस्टेंट फाइंड कर सकती हूँ, तो ऐसी टर्म को हम इक्वेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इस वाली टर्म को तो हम इक्वेट कर चुके हैं। अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं, इस वाली टर्म को, x वाली टर्म को अगर हम इक्वेट करते हैं तो देखिए यहाँ पर सिर्फ सिंगल लिखा हुआ है a1, ये देखें, क्योंकि यहाँ पर है ही a1, सिर्फ एक सिंगल, कोई और दूसरा कांस्टेंट है ही नहीं, तो लिहाजा अब मैं क्या कर लेती हूँ, इक्वेट कर लेती हूँ लाइक टर्म्स ऑफ x को, तो मुझे इजीली क्या मिल जाएगा, a1 मिल जाएगा। तो लिख लेते हैं इक्वेटिंग like terms of x। कौन सी इक्वेशन से कर रहे हैं, इक्वेशन 3 से, तो लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है जी, इक्वेशन 3 से हम लाइक टर्म्स को इक्वेट करने जा रहे हैं, और लाइक टर्म्स कौन सी है, x वाली टर्म। तो यहाँ पर देखें लेफ्ट साइड पे x टर्म कौन सी है, 5x है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और राइट साइड से x वाली टर्म मेरी है ये वाली 5a1x, 5a1x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने के बाद डिवाइड होगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहीं पर ही डायरेक्टली इसको कैंसिल कर देती हूँ, x से x कैंसिल हो गया। यहाँ पर अब मेरे पास क्या रह गया, सिर्फ 5 और यहाँ पर आ गया 5a1। ये 5 इधर a1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने के बाद डिवाइड होगा, तो ये देखें 5 के नीचे आ जाएगा 5। अब यहाँ पर क्या रह गया मेरा, सिर्फ a1, 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पर रह गया 1, तो a1 की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 1। जी,
तो क्लास आपने देखा A1 फाइंड कर चुके हैं हम, A2 भी फाइंड हो चुका है और A4 भी फाइंड हो चुका है, सिर्फ हमारा क्या रह गया है, A3 रह गया। ठीक है, तो अब हम A3 फाइंड कर लेते हैं। तो A3 फाइंड करने के लिए हम ये देख लेते हैं कि हम किस टर्म्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो जहां A3 होगा हम वहीं लेंगे। देखिए सिर्फ यहीं पर ही आपको A3 नजर आ रहा है, ना यहाँ पर A3 है ना यहाँ पर A3 है। तो अब इस वाली टर्म को हम इक्वेट करने जा रहे हैं। ये वाली टर्म क्या है, क्यूब, एक्स क्यूब वाली। तो लिख लीजिएगा इक्वेटिंग like terms of x क्यूब। ठीक है, किस इक्वेशन से कर रहे हैं, इक्वेशन 3 से कर रहे हैं ना। तो लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, अब देखें यहां पर जब हम इक्वेट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे देखिएगा कि एक्स क्यूब की टर्म कौन सी है, ये वाली हमारी टर्म है जो कि एक्स क्यूब की है। यहां से हम इसको कॉपी करेंगे, जबकि यहां पर ये वाली टर्म है मेरी जिसके साथ एक्स क्यूब लगा हुआ है, तो हम इसको यहां से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखिएगा ये एक्स क्यूब जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो यकीनन एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हम वो हमें जो है स्टेप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम कैंसिल कर सकते हैं। ये देखिएगा इस तरीके से एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर मेरा रिमेनिंग क्या रह गया, -4 A1 प्लस A3। अब मुझे A3 की वैल्यू फाइंड करनी है और A1 मुझे मालूम है किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो मैं A1 के प्लेस में 1 पुट कर लेती हूं। ठीक है, अब चूंकि मैंने A1 के प्लेस में 1 पुट किया तो साइड पे आप रेफरेंस दे सकते हैं कि चूंकि A1 जो है वो इक्वल है 1 के, दैट्स व्हाई वी हैव पुट 1 इन प्लेस ऑफ A1। तो देखिए अब यहां पर ये 1 किसका है, प्लस का है। जब मैं इसको यहां शिफ्ट करूंगी तो ये माइनस का हो जाएगा। और देखिए माइनस का 4 माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। यानी इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 1 5 और साइन साथ में आएगा माइनस का। तो A3 की वैल्यू मुझे मिल गई है -5। लेकिन यहां पर अब हम इसको थोड़ा सा A3 को लेफ्ट पे लिख लेते हैं, क्योंकि जिसकी वैल्यू फाइंड करते हैं नॉर्मली वो लेफ्ट पर होता है, और -5 को हम लिख लेते हैं राइट पर। जी, A3 is equals to -5। जी, तो क्लास A1, A2, A3, A4 चारों कांस्टेंट हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम इन चारों कांस्टेंट को पुट करने जा रहे हैं अपनी इक्वेशन 1 में। तो लिख देते हैं पुट द वैल्यूज ऑफ A1, A2, A3 एंड A4 किस इक्वेशन में रखेंगे, इन इक्वेशन 1। इस चीज का ख्याल रखना है कि इक्वेशन 1 में ही रखनी है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 2 इक्वेशन भी मौजूद है, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि A1 A3 लिखा हुआ है। बाय मिस्टेक आपने यहाँ नहीं वैल्यू पुट करनी है इन चारों कॉन्स्टेंट की, किस में पुट करनी है, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन 1 में। जी, तो इक्वेशन 1 मेरे पास ये रही, इसमें हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। ये देख सकते हैं A1 है, A1 की प्लेस में हम लिखने जा रहे हैं 1,
क्योंकि a1 किसके इक्वल है, 1 के, अपॉन में लिखा हुआ है x, फिर आगे है a2 प्लस a2 की, a2 इक्वल है 3 के, तो यहां पर हम 3 पुट कर देते हैं, अपॉन में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। उसके बाद आगे देखिएगा a3 की प्लेस में क्या लिखेंगे हम, -5। अब चूंकि यहाँ डबल साइन आ जाते हैं, प्लस है और फिर ये माइनस है, तो -5 को हम इस तरीके से ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। और साथ में लिखा हुआ है x, आगे है प्लस का साइन, और a4 की वैल्यू यहां पर लिखी हुई है 2, तो a4 की प्लेस में आ जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5। जी, तो क्लास यहां पर आपका आंसर आ तो चुका है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है ये आंसर। लेकिन बस आपकी बुक में ये किया हुआ है कि ये -5x जो कि पहले लिखा हुआ है और +2 बाद में लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि हम मैथ्स में जो है प्रेफर करते हैं प्लस वाली वैल्यू को, तो पहले हम प्लस की वैल्यू लिखते हैं और माइनस की वैल्यू को हम बाद में लिखते हैं। तो बस यही आपकी बुक में भी किया हुआ है कि 2 को पहले लिखा हुआ है और -5x को बाद में लिखा हुआ है, तो हम बिल्कुल उसी तरतीब से लिख लेते हैं जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज कॉपी होंगी जैसे लिखी हुई हैं। बस यहां ये हो जाएगा कि हम 2 को पहले लिख लेंगे और -5x को लिख लेंगे बाद में, अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो क्लास दैट इज अवर आंसर जी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि फ्रैक्शन को हमने किस में ब्रेक कर दिया है, पार्शियल फ्रैक्शन में इसको रिजॉल्व कर दिया है हमने, जैसे कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आया होगा। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ है कंप्लीट। और अगर आपको समझ आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा अपने अच्छा फीडबैक जरूर दिया करें, वीडियो को आगे शेयर भी किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।